नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी ज्योग्राफी के कोर्स में। अब आगे बढ़ेंगे। हमें भूगोल के उपागमों का अध्ययन करना है। हमें अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी ये शब्द समझना है कि सर इसका मतलब आखिरकार क्या है, भूगोल के उपागम आखिरकार क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूगोल को पढ़ने के दो अलग अलग अप्रोच हैं। बहुत सारी हैं लेकिन एनसीईआरटी में दो दी गई हैं। एक है विषय वस्तुगत, जिसे इंग्लिश में सिस्टमैटिक अप्रोच कहा जाता है, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम, जिसे रीजनल अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, विषय वस्तुगत या सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब यह होता है कि आपने कोई भी एक विषय लिया और पूरे विश्व के आधार पर उसका अध्ययन किया, और जब आपने पूरे विश्व के आधार पर उसका अध्ययन किया, फिर आपने उसे वर्गीकृत करना शुरू किया। आपने एक टॉपिक लिया और वर्ल्ड एज अ होल, ये वर्ड याद रखिएगा, वर्ल्ड एज अ होल, पूरे विश्व के रूप में उसको स्टडी करना शुरू किया। फिर आपने उसे क्लासिफाई करना शुरू किया। पर समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या है, समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक टॉपिक पढ़ना है तापमान, मुझे एक टॉपिक पढ़ना है टेम्परेचर, और तापमान का अध्ययन किस तरह से करना है। तापमान का जो अध्ययन है दोस्तों, वो मुझे सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा करना है, वो भूगोल के क्रमबद्ध उपागम के तहत करना है। तो सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगा कि आखिर तापमान क्या होता है। फिर दूसरे टॉपिक में पूरी दुनिया के मुख्य तापमान क्षेत्रों को समझूंगा कि यार पूरी दुनिया में कौन कौन से तापमान क्षेत्र हैं। तो बहुत सारे नाम मुझे जानने मिलेंगे कि अच्छा, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, अभी परेशान मत होना, आगे पढ़ेंगे। सर एक ट्रॉपिकल रीजन होता है, एक फ्रिजिड जोन होता है, एक टेम्परेट जोन होता है, ये सारी चीजें। ये पढ़ने के बाद फिर जहां मैं रहता हूं इंडिया, वहां मैं देखूंगा कि यहां पर तापमान कैसा है। तो इसे कहा जाता है क्रमबद्ध अध्ययन, इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक स्टडी, जो हम लोग करते हैं, जो हमारे सिलेबस में होता है, जो अभी भी हम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज को पढ़ना। इसी को सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी कहा जाता है। इसी को भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कंसेप्ट है, ये दिया था जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो कंसेप्ट है, ये दिया गया था जर्मन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, आगे याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर ये जो साउथ अमेरिका है ना दोस्तों, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में यहां पर एक जलधारा चलती है, ठंडी जलधारा, और इस ठंडी जलधारा का नाम है हम्बोल्ट करंट। इसी को पेरू की जलधारा भी कहा जाता है। तो इसी को पेरू या हम्बोल्ट करंट के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि समुद्री जलधाराएं क्या होती हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से कारक इन्हें प्रभावित करते हैं। पर अभी आपको ये जरूर याद रखना है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भूगोल के क्रमबद्ध उपागम के बारे में बताया, सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बताया। इसी समय, बिल्कुल इसी समय, जब वॉन हम्बोल्ट सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बता रहे थे, उन्हीं के दोस्त जर्मनी में रह करके एक नई अप्रोच के बारे में बता रहे थे, जिसे रीजनल अप्रोच कहा जाता है, जिसे भूगोल के अध्ययन का प्रादेशिक उपागम कहा जाता है। और उनके दोस्त का नाम था कार्ल रिटर। ये भी जर्मनी से और बिल्कुल साथ के हैं। दोनों की मृत्यु भी लगभग एक ही साल में हुई है। तो कार्ल रिटर, जो कि उन्हीं के दोस्त थे, उन्होंने एक नया उपागम बताया और उन्होंने कहा कि भूगोल को हमें प्रादेशिक तौर पर पढ़ना चाहिए, हमें ज्योग्राफी को रीजनल स्टडी करनी चाहिए।
इसका मतलब क्या है? तो उनसे पूछा कि इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया है, तो इस दुनिया को पहले आप छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटिए। तो उससे कहा कि कैसे बांटेंगे, कोई तो आधार होगा। तो उन्होंने कहा कि 3 तरीके हैं। या तो आप उन्हें राजनीतिक तौर पर बांट दीजिए, या तो आप उन्हें पॉलिटिकली डिवाइड कर दीजिए। पॉलिटिकल डिवाइड करने का मतलब जानते हैं ना आप लोग? पॉलिटिकल डिवाइड करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम देशों के नाम जब हम पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व का राजनीतिक मानचित्र, तो राजनीतिक मानचित्र में हम देशों को देखते हैं। तो दुनिया भर में आज ये जो देश बने हैं ना, ये पूरी दुनिया का पॉलिटिकल डिवीजन है, राजनीतिक विभाजन है। दूसरा उन्होंने कहा अगर राजनीतिक नहीं करना है तो प्राकृतिक विभाजन कीजिए, अर्थात नेचुरल डिवीजन कीजिए। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी नदी को सीमा बना लीजिए, आप चाहें तो किसी विशेष प्रकार के मैदान को अपनी सीमा बना लीजिए, या फिर तीसरा उन्होंने कहा कि कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी नामित, मतलब जो आपको ठीक लगे उस आधार पर आप क्षेत्रों को बांटिए। तो जैसे हमने पूरी दुनिया को इन क्षेत्रों में बांटा, इसका नाम रखा ए, ये बी, सी, डी और ई। अब हमें पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ना, अब दोबारा से हमें तापमान के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। तो अब मैं पूरी पृथ्वी के तापमान के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर तापमान पढ़ना है तो किस क्षेत्र का तापमान पढ़ना है। तो आपने कहा ए का तापमान पढ़ना है, तो बस हम ए के तापमान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता यह है कि हमने एक क्षेत्र ले लिया ए, अब ए के बारे में सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। एक पे जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, यहाँ तापमान कैसा है, यहाँ कौन कौन सी टोपोग्राफी पाई जाती है, यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं, नदियां हैं, ये सभी बातें। तो प्रादेशिक अध्ययन की परिभाषा बिल्कुल आसान है। जब भूगोल का अध्ययन एक प्रदेश के आधार पर किया जाता है और उस प्रदेश से जुड़ी हुई सभी भौगोलिक बातों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे प्रादेशिक उपागम कहते हैं। जब हम ज्योग्राफी को एक स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से स्टडी करना शुरू करते हैं और उस रीजन के बारे में सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना को डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो इसी को हम भूगोल का प्रादेशिक उपागम कहते हैं, रीजनल अप्रोच कहते हैं। और याद रखेंगे कि रीजनल अप्रोच किसने दी थी, तो ये कार्ल रिटर के द्वारा दी गई थी, जबकि जो क्रमबद्ध उपागम है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। तो यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, सारी बातें बड़ी स्पष्ट आपके दिमाग में होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो है भूगोल की शाखाओं के बारे में हमें पढ़ना है, ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में हमें पढ़ना है। हमने अब तक जान लिया भूगोल क्या होता है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल को पढ़ने के तरीके क्या क्या हैं। अब हमें यह समझना है कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ज्योग्राफी की ब्रांचेस कौन सी हैं। एक बहुत अच्छा कथन है, वहां से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रियलिटी इज ऑलवेज मल्टी फैक्टेड। ब्यूटीफुल सेंटेंस, रियलिटी इज ऑलवेज मल्टी फैक्टेड और मल्टी डायमेंशनल, सो द सब्जेक्ट। यथार्थता हमेशा बहुयामी होती है, ठीक इसी तरह भूगोल या कोई विषय बहुआयामी है। अब यहां से एक नया शब्द आप सीखना शुरू करेंगे और उपयोग करना शुरू करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। यह आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा आपके दोस्त, आपके शिक्षक, टॉपर यही कहते होंगे कि यार इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखो अपनी पढ़ाई में। दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी विषय हैं ना, पहले ये ऐसे नहीं थे। जैसे आज हम देखते हैं ना, भूगोल अलग है, इतिहास अलग है, समाजशास्त्र अलग है, सारे अलग हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक व्यक्ति होते थे, कोई भी एक व्यक्ति का, जैसे ग्रीक में बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर टॉलमी, प्लूटो, एरिस्टोटल ऐसे लोग हुए। ये ना एक ही किताब में हर चीज के बारे में लिख देते थे। उसी में भूगोल के बारे में लिख देते थे, भूगोल को तुरंत इतिहास से जोड़ देते थे, तुरंत उसको जीव विज्ञान से जोड़ देते थे। आज हमें विषय अलग अलग देखने मिलते हैं क्योंकि हमारे पास अब जानकारी है।
हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है। पहले तो सीमित जानकारी थी, तो एक ही किताब में पूरे विषय जितने आज दुनिया में है ना, वो पता पड़ा पहले एक ही किताब में आ गए। फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने इवॉल्व किया। जैसे इंसान आगे बढ़ता चला गया, एक एक विषय की जानकारी मिलने लगी। तो पहले इंसान ने कहा कि अब एक काम करते हैं, विषयों को बांटते हैं। तो पहले उसने कहा कि चलो अब भूगोल को एक अलग विषय बना दो। अब उसका मन नहीं भरा, वो और पढ़ता गया। उसने भूगोल को ही आज 15 से 20 ब्रांचेस में बांट दिया। कितनी सारी भूगोल हो गई है। क्लाइमेटोलॉजी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सब में बांट दिया। पर एक बात जो यहाँ से हमें समझ में आती है और जो हमें आगे फॉलो करनी है, वो ये है कि जो भी आज विषय हम पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट हम अगर आज पढ़ें, अगर उसमें हमने इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज नहीं किया, तो हम उस विषय को आज के हिसाब से नहीं समझ पाएंगे। सर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको ज्योग्राफी है, लेकिन हमेशा आपको तलाश करनी है कि ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कैसे जोड़ सकते हैं, भूगोल का संबंध समाज के साथ क्या है, अर्थात सोशियोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे, भूगोल का संबंध अर्थव्यवस्था से क्या है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इनका क्या रिलेशन है, भूगोल का संबंध विज्ञान से क्या है, साइंस और ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है। आप देख रहे होंगे कि भूगोल का संबंध राजनीति से क्या है, पॉलिटिक्स से क्या है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिलेंगे भूगोल के। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भूगोल और भारत की जनसंख्या का निवास कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। भारत की 40% से भी ज्यादा जनसंख्या है, वो गंगा के मैदानों में रहती है, वो गंगा के प्लेन्स में रहती है। या फिर भारत की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो नदियों के मैदानों में रहती है, वो रिवर्स के द्वारा बनाए गए प्लेन्स में रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता है, मैदानी क्षेत्रों में कृषि करने के लिए भूमि मिल जाएगी और मैदान में रहना आसान है। मैदान में आप आसानी से घर बना सकते हैं, मैदान में आसानी से आप रोड बना सकते हैं। वहीं जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो भारत में जनसंख्या वहां बहुत ही विरल है, वहां पर डेंसिटी बहुत ही कम है पॉपुलेशन की। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में लोग नहीं रहना चाहते, वहां जीवन ज्यादा मुश्किल होता है। जितने भी लोग पहाड़ों में रहते हैं वो मुश्किल जीवनों से रहते हैं। रेगिस्तान में लोग नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो क्या भूगोल ने इसको प्रभावित नहीं किया? ज्योग्राफी ने इसको अफेक्ट नहीं किया? हिस्ट्री में कितने सारे युद्ध हैं जो मैदानों में लड़े गए। पानीपत में 3 युद्ध लड़ लिए गए। क्यों? क्योंकि पानीपत का इलाका मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका है तो वहां युद्ध लड़ने के लिए आसानी होती है, प्लेन एरिया मिलता है वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। फिर इतिहास में ही हम देखते हैं कि शुरुआत से हम पढ़ते आए कि जो हिमालय है वो बाहरी तत्वों से भारत की रक्षा करता है, लेकिन उसी हिमालय के जो दर्रे हैं वहां से विदेशी आक्रांता भारत आ गए और भारत के पूरे इतिहास को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। हम पढ़ते हैं समुद्र के बारे में, लेकिन जैसे ही यूरोपियन ने उन समुद्र में चलने वाले जहाजों को सीख लिया, उन्होंने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद को फैला दिया, ठीक है। फिर उन्होंने सीख लिया कि यार हम दो चीजों को एक भूमध्य सागर है, एक लाल सागर है, इनको जोड़ा भी तो जा सकता है, कनेक्ट भी तो किया जा सकता है। उन्होंने उसे जोड़ना सीख लिया। सुएज नहर का निर्माण हो गया, सुएज कैनाल का फॉर्मेशन हो गया, रास्ता और आसान हो गया। तो हर चीज जुड़ी हुई है, हमें बस उस अप्रोच को पढ़ना है। और खास तौर पर ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये हमें करंट अफेयर्स में जरूर अप्लाई करनी है। जब भी भूगोल से जुड़ा हुआ कोई करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, इस अप्रोच को वहां पर लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर, सिस्टमैटिक स्टडी के आधार पर ज्योग्राफी की फॉलोइंग ब्रांचेस हैं। सबसे पहले भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आता है,
और इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। भू आकृति विज्ञान का मतलब है कि हमारे स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें जो पाई जाती हैं इन्हें भू आकृति कहा जाता है, इन्हें टोपोग्राफी कहा जाता है। तो ये भू आकृतियां कैसे बनी, कैसे खत्म हुई, इनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी बातों का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी है। इवन महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी का ही हिस्सा है। दूसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी का अर्थ भी बड़ा स्पष्ट है दोस्तों। जलवायु विज्ञान का सीधा सा मतलब है कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें जलवायु विज्ञान कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। बहुत सिंपल रखिए इन परिभाषाओं को, मुश्किल नहीं बनाना है। ऑल्दो हमने परिभाषाएं दी हैं, आप यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भू आकृति, उनके क्रम, विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। पर समझिए ज्यादा बेहतर है, परिभाषाएं तो आप पीडीएफ से पढ़ ही लेंगे, पीडीएफ आपको नोट्स सेक्शन में मिल जाएगी। फिर अगला यहां पर दिया गया है जल विज्ञान, इसी को हम ओशिनोग्राफी भी कहते हैं, महासागरों का अध्ययन करना। तो जब हम सागर और महासागरों का अध्ययन करते हैं तो इसे ओशिनोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद अगला यहां पर दिया गया है मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन करना। सॉइल बहुत जरूरी है, सॉइल की वजह से एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर की वजह से हम कह सकते हैं कि मानव का अस्तित्व बना हुआ है, अन्यथा शायद मानव का अस्तित्व भी ना रहता। तो मृदा का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का ही हिस्सा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम मानव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोल, कल्चरल या सोशल ज्योग्राफी। इसका मतलब यह है कि हमें समाज और भूगोल के बीच जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन करना है। वी नीड टू स्टडी इंटरफेस बिटवीन सोसाइटी एंड जी ज्योग्राफी। हमें यह समझना होगा कि भूगोल समाज को कैसे प्रभावित करता है, ज्योग्राफी जो है वो रिसोर्सेज को कैसे अफेक्ट करता है, ये समझना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हमें जनसंख्या और अधिवास को भी मानव भूगोल में पढ़ना होता है। हमें पॉपुलेशन और सेटलमेंट को भी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। इसका अर्थ क्या है सर? मतलब यह है कि पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा है, कम है, उस जनसंख्या का कितना हिस्सा जो है वो यंग है, कितना ओल्ड है, ये सारी चीजें। सेटलमेंट का अर्थ है कितनी आबादी गांव में रहती है, कितनी आबादी शहरों में रहती है, गांव से शहरों की ओर लोग क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसे हम सेटलमेंट कहते हैं, अधिवास कहते हैं। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं, हम पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं, उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, खनिज के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है, आर्थिक भूगोल का हिस्सा है। सिंपल सी लाइन, भूगोल और इंसान की आर्थिक क्रियाओं का अंतर संबंध, इंटरफेस बिटवीन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद आता है जीव भूगोल, जिसे बायो ज्योग्राफी कहा जाता है दोस्तों, बायो ज्योग्राफी। इसमें जीव भूगोल शामिल है, वनस्पति भूगोल शामिल है, पारिस्थितिक भूगोल शामिल है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पर्यावरण भूगोल शामिल है। अब इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। पर्यावरण भूगोल का मतलब हो गया पर्यावरण का अध्ययन करना है, पारिस्थितिकी का अध्ययन हो गया कि एक प्रजाति का निवास जहां पर है उस बात का अध्ययन करना है। ठीक है, फिर आता है अन्य। तो अन्य में 3 शब्द हैं, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में हम पढ़ेंगे, बस इनके फुल फॉर्म याद रखिए। एक है GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली जितना भी आज हम डेटाबेस तैयार करते हैं, मैपिंग वगैरह, उनको बहुत अच्छे से जब हम अरेंज करते हैं तो उसी को GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में।
दूसरा है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हम जानते हैं कि किसी भी चीज की स्थिति जानने के लिए हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब भूमि से जुड़े हुए रिकॉर्ड को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, इसी को लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम या LIS के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भूगोल की अलग अलग शाखाएं हैं, इनके बारे में ना हमेशा एक ब्रीफ जो हमने आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि जब आप आगे बढ़ते जाएंगे विषय में तो जब भी ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे तो एटलीस्ट उनके बारे में एक आइडिया रहेगा। अब आखिरी टॉपिक दोस्तों आपके लिए हमेशा की तरह एक होमवर्क रहेगा प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन एक होमवर्क रहेगा, रीडिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये वो पैराग्राफ है एनसीईआरटी के जो बहुत इंसाइटफुल हैं, जो आपको पढ़ना है। जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया है कि आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित कर लिया। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब इसे आप बार बार पढ़ेंगे और ये सोचेंगे अपने सिलेबस को देख करके कि हम इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे कुछ टॉपिक हम आपको बताते हैं, मानव के विकास में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी आप मानव के विकास के बारे में लिख रहे हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन, मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीक ने इंसान को क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान क्या से क्या हो गया, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो दोनों पेपर देने हैं ना, प्रीलिम्स भी देना है, मेंस भी देना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट अपनी भाषा को बेहतर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी कितने अच्छे वर्ड लिखे हुए हैं। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवरसेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज, प्रिमिटिव सोसाइटी सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। अच्छा वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी भाषा को बेहतर करेंगे, अपनी वोकैब को बेहतर करेंगे, ये भी आपको करना है, ठीक है। और रीडिंग दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक है प्रकृति, और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लिखा हुआ है, ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, नेचर इम्प्रिंट का मतलब जानते हैं कि जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता जाएगा वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता जाएगा, इसी को इम्प्रिंट कहा जाता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद तकनीक के बारे में लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। एक शब्द है जो मुझे अलग से आपको बताना है जो इस एनसीईआरटी में नहीं है, तो यह अन्य तथ्य है, एक छोटा सा शब्द, और एक शब्द है जियोडेसी। जियोडेसी ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में है और हो सकता है कि यहाँ से एक सवाल बन जाए कि जियोडेसी क्या है। ये भी भूगोल का ही एक आप कह सकते हैं शाखा है। इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ये भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप पृथ्वी की आकृति, उसके आकार और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करते हैं। अर्थ की साइज, अर्थ के शेप और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करते हैं। तीन शब्द हैं। अर्थ की साइज को आप डिस्कस करते हैं। साइज मतलब समझते हैं ना, छोटा या बड़ा, जैसे ये साइज, ये छोटा साइज, ये बड़ा साइज। शेप, शेप कैसा है, तो राउंड शेप है। और फिर आप इसकी ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करते हैं। तो जब हम पृथ्वी, जिस शाखा के अंतर हम पृथ्वी के आकार, आकृति और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करते हैं, उसे हम जियोडेसी कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, जियोडेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा पहला अध्याय कंप्लीट होता है। हमारा पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और इस पहले अध्याय में हमने क्या डिस्कस किया, हमने जाना भूगोल क्या है, भूगोल की 3 परिभाषाएं डिस्कस की, फिर हमने भूगोल की शाखाओं को डिस्कस किया, भूगोल के उपागमों को हमने पढ़ा, और आखिरी में हमने जाना कि आखिर जियोडेसी का अर्थ क्या होता है। इतनी चीजें हमें पहले अध्याय से पता चलती हैं। तथ्यात्मक जानकारी की बात करें तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हमें मिलते हैं।
पहला तथ्य, एरिस्थोस्थेनीज जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने ज्योग्राफी वर्ड को क्वाइन किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के एक वैज्ञानिक, उन्होंने क्रमागत अध्ययन या सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी को डिस्कवर किया। वहीं उनके दोस्त कार्ल रिटर ने प्रादेशिक उपागम की बात कही, रीजनल अप्रोच को डिस्कस किया। अब जैसा हमने कहा था कि 5 मिनट, क्लास के आखिरी का 5 मिनट हम मैप को दिया करेंगे। तो आज बस हमें भारत का मैप देखना है और सिर्फ इतना याद रखेंगे दोस्तों, आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसके राज्यों को पढ़ के आएंगे, सभी राज्यों को और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ के आएंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के बारे में दिया गया है और फिर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक काम करते हैं, आज 2 यूनियन टेरिटरी खत्म कर लेते हैं, बाकी ये चीजें आप जब पढ़ के आएंगे तो आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पूरे भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। तो जवाब आएगा सर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी। 2 तरह से भारत में बांटा गया है, एक भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, और दूसरा भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी है। राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 28। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, 8। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नाम क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों जब आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। देख सकते हैं आप, लद्दाख, इसकी राजधानी क्या है, लेह। लद्दाख की सीमा आप देखिए, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और चीन से लगती है। इसी तरीके से देखना है आपको, ये आपका होमवर्क है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। दूसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर। और इसकी सीमा किससे लगती है, सिर्फ एक देश से लगती है, पाकिस्तान। फिर तीसरा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, चंडीगढ़, ओके। और चंडीगढ़ ये देखिए यहां पर चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। चौथा है दोस्तों दिल्ली, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर सीएम है। ठीक है, पांचवा, इसके बाद जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां एक यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इनको मिला दिया गया, पहले ये अलग अलग थी। यहां पर जो जगह है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको मैप में दिखाएंगे। ये जगह है दीव, यहां पर एक जगह है दादर और दमन, और अंदर है दादर एवं नागर हवेली, और इसकी राजधानी है दोस्तों सिलवासा। कैपिटल क्या है, सिलवासा, सिलवासा। इसके बाद अगली जो यूनियन टेरिटरी है यह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये दोस्तों यहां पर है, अरब सागर, अरेबियन सी, और इसकी राजधानी है कवारती। इसके बाद अगली यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार। कहां पर है, देखिए एक बार, यह है अंडमान एंड निकोबार। ये सब देख के आना है बहुत डिटेल में आपको। और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ओके। और 8वीं यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, और इसकी राजधानी क्या है, पुडुचेरी, ये देखिए कराईकल, ओके, पुडुचेरी। ये यहां पर और पुडुचेरी के बारे में खास क्या है, यहां पर भी सीएम होते हैं, ओके। ये आपको याद रखना है। अब कल आपका होमवर्क ये है कि आप भारत के मैप में इन सभी यूनियन टेरिटरी को देखेंगे, सभी की कैपिटल याद करेंगे और बहुत डिटेल से देखोगे, खास तौर पर दादर नगर हवेली दमन एवं दीव के मैप को। इसमें आपको क्या क्या देखना है, पहले आप देखोगे ये कहां पर है। तो आपने देखा लेह, लद्दाख, इसकी राजधानी होगी लेह। आप देखोगे कि यार इसकी सीमा अफगानिस्तान से लग रही है, ठीक है, पाकिस्तान से भी लग रही है, और इसकी सीमा चीन से लग रही है।
पहली चीज। फिर आप देखोगे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो आप देखोगे कि इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लग रही है, और जम्मू कश्मीर के अलावा ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरी बात आप ये देखोगे, क्या इसकी कोई जलीय सीमा है, क्या इसकी कोई वाटर बॉडी है? जवाब होगा नहीं, ये जलीय सीमा नहीं बनाता, ये वाटर बॉडी नहीं बनाता, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इतने तरीकों से आपको मैप को देखना है तो एटलस जरूर ले लीजिए। मैपिंग हमें इतना अच्छे से याद करनी है, और बहुत बेसिक मैपिंग हमें याद करनी है ताकि हम भूगोल को समझ सकें। तो हमने भारत के मैप से शुरू किया है, पहला होमवर्क आपका यही है, कल आप सभी लोगों को यह करके आना है। देखिए, हमने कहा था ना कि ये कोर्स तभी बेहतर होगा जब आपका साथ हमें मिलेगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, हमने आपको नोट्स बना के दे दिए, पूरा पीडीएफ दे दिया, रीडिंग मटेरियल दे दिया, एक्स्ट्रा कंटेंट भी दे दिया। अब आपकी बारी है दोस्तों कि आप चीज़ों को और बेहतर करके पढ़ें। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं कीवर्ड, वो ध्यान रखेंगे, उनका उपयोग करेंगे। तो कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी के कोर्स में, जहां पर हम भूगोल की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने दूसरी इकाई को पढ़ना शुरू किया था, यूनिट 2 को पढ़ना शुरू किया था, और दूसरी इकाई का नाम हमने दिया था ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द अर्थ। और उसका जो पहला अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, वो हमने डिस्कस किया था। और कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि भूगोल क्या होता है, भूगोल की अलग अलग शाखाएं क्या होती हैं, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत ही बेसिक चर्चा हमने की थी, विषय को हमने समझा था कि विषय, सब्जेक्ट आखिरकार क्या है। आज से हमारी यूनिट का हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, और दूसरे अध्याय का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। और दोस्तों ये 6वीं क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का पहला अध्याय है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है C6 C1। तो बेसिकली आज से हमें सौरमंडल, आकाशगंगा, तारे, ब्रह्मांड, इन सभी के बारे में पढ़ना शुरू करना है। आज से हमें उस अनंत सी यात्रा को शुरू करना है जिसका जवाब अब तक हम बहुत डेफिनेट तरीके से नहीं ढूंढ पाए हैं। यूनिवर्स को आगे बढ़ाने से पहले एक दो बातें मैं आपको बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है यूनिवर्स के बारे में। आपको पता है जितनी भी बातें आज हम पढ़ेंगे उसमें से 98% बातें वो हैं जो बस हमारा एक अनुमान है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है रिसर्च करके, और जो भी डेटा उन्हें यूनिवर्स से मिलता है। और आप देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नए तथ्य यूनिवर्स में जुड़ जाते हैं। पहले अभी हाल ही की एक घटना अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर के सैटर्न के पास हुआ करते थे, शनि के पास हुआ करते थे। पर हाल ही में पता पड़ा कि जो जुपिटर है उसके 12 अन्य उपग्रह भी है। देयर आर 12 अदर मून ऑफ जुपिटर। तो अब जुपिटर के सबसे ज्यादा उपग्रह है। प्लूटो के बारे में हमें बहुत सारी बातें बाद में पता चली। तो ब्रह्मांड के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि सच में एक बात कही जाती है ना कि ब्रह्मांड अनंत है, यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, वो सच है। तो उसके बारे में ज्ञान अभी बहुत सीमित है। तो जितनी भी बातें हम करते हैं वो बस हमारी एक थ्योरी है जो बताती है कि शायद ये चीजें ऐसी हैं, शायद इसमें ऐसा है, और ये सारी बातें हमें डेटा से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी रेडिएशन होता है पूरे यूनिवर्स में, उसी रेडिएशन को देखकर, उसी रेडिएशन को ऑब्जर्व करके हम सारी बातों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में, कितने टॉपिक पढ़ने हैं? तो टोटल हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारी बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर करता है ये चैप्टर।
सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है और ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, व्हाट इज यूनिवर्स, और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कहाँ पर आती है। फिर हम चर्चा करेंगे आकाशगंगा की, गैलेक्सी की। आकाशगंगा, आपको पता है इसे आकाशगंगा नाम क्यों दिया गया? कहा जाता था प्राचीन भारत में आकाशगंगा को जब देखा गया तो ऐसा लगा कि आकाश में एक दूध की नदी बह रही है, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया आकाश गंगा। क्योंकि भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। तो देखा कि आकाश में प्रकाश की एक नदी बह रही है, स्काई में लाइट की एक रिवर फ्लो कर रही है, तो उसे नाम दिया गया आकाश गंगा। इसके बाद हम तारों के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम तारामंडल कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सूर्य सन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा तारा है, जो हमारा स्टार है। सूर्य को पढ़ने के बाद हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्रह के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों हम ग्रह और उपग्रह के अंतर को समझेंगे, ठीक है। प्लैनेट और जो नेचुरल सैटेलाइट होती है या मैन मेड सैटेलाइट होती है, इनके अंतर को समझेंगे। फिर हम पृथ्वी अर्थ की चर्चा करेंगे, क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे और उल्कापिंड की बात करेंगे। ओके, पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों साथ में यहाँ पर हमने रखा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा अल्टीमेटली पृथ्वी का ही उपग्रह है। मून इज अल्टीमेटली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये सारी बातों को हमें इस अध्याय में पढ़ना है। इतने टॉपिक हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सारी बातें आपके दिमाग में स्पष्ट होती जा रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, जो है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। पहले समझते हैं कि सर आखिरकार ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, सर आखिरकार यूनिवर्स का मतलब क्या होता है।